नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। आशा है आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में लेकर चल रहे होंगे। दोस्तों, हमारा एमपीपीएससी मेंस पेपर 3 के लेक्चर हम जारी रखे हुए हैं, जिसमें हमने कई लेक्चर को कवर कर लिया है। जिसमें कार्य बल ऊर्जा को हम कवर कर चुके हैं, इकाइयाँ और माप को हम कवर कर चुके हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, वायुमंडलीय दाब, कार्य, इन सभी टॉपिक को हमने कवर किया है। हम पहले एमपीपीएससी मेंस पेपर 3 के जो यूनिट 1 है उसको कवर कर रहे हैं। फिर सीक्वेंस में सारी यूनिट को हम धीमे धीमे क्या करेंगे, कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक के लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हमारा जो लेक्चर है लेक्चर जो हमने रखा है वो गति, वेग और त्वरण पर रखा है, जिसमें हम गति, वेग और त्वरण से संबंधित सभी डेफिनेशंस को कवर करेंगे। उनसे संबंधित सभी टॉपिक को क्या है इसमें कवर करने की पूरी कोशिश की गई है। हमने एक भी चीज को अपने लेक्चर में छोड़ा नहीं है, क्योंकि एमपीपीएससी मेंस पेपर 3 का जो भी टॉपिक है, सिलेबस है, उसके टू द पॉइंट कवर करके हमने अपने नोट्स बनाए हैं, जिससे आपको एग्जाम हॉल में जब भी आप बैठेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो आज हम देखेंगे कि गति, वेग, त्वरण में क्या क्या डेफिनेशन शामिल होती हैं। इस तरीके से हम उनको 3 मार्कर 5 मार्कर लिख सकते हैं। अगर कोई डिफरेंस आता है उनके बीच में तो हम कैसे लिख सकते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि गति, वेग और त्वरण का अध्ययन हम किस शाखा में कहाँ पर करते हैं। तो जो गति, वेग और त्वरण है ना, उसका अध्ययन हम फिजिक्स की जो यांत्रिकी शाखा है उसके अंतर्गत करते हैं। तो हम जानेंगे कि यांत्रिकी क्या होती है, मैकेनिज्म क्या होता है। तो भौतिकी की इस शाखा के अंतर्गत पिंडों पर बल प्रभाव और उससे उत्पन्न गति का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। मैकेनिज्म यानी कि यांत्रिकी फिजिक्स की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत किसी भी बॉडी पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उससे उत्पन्न जो मोशन होगा, यानी जब हम किसी पिंड पर, ये पिंड है, इस पर हम फोर्स लगाएंगे तो कोई ना कोई तो इसमें मोशन होगा। तो उस मोशन का जो अध्ययन है वो यांत्रिकी और मैकेनिज्म में किया जाता है। समझ में आया आपको? यानी कि जब हम किसी बॉडी पर, किसी पिंड पर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने पर उसमें होने वाला जो मोशन है, जो गति है, उसका अध्ययन हम यांत्रिकी यानी कि मैकेनिज्म में करते हैं। ओके, क्लियर हुआ आपको? अब हम आगे देखेंगे कि गति क्या है। तो गति के बारे में जो अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि जब ऐसे तो हम सिंपल शब्दों में किसी भी प्रकार से किसी भी डेफिनेशन को लिख सकते हैं, लेकिन जब हमें एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करनी होती है तो हम कैसे टू द पॉइंट अपनी डेफिनेशन को लिखें, किस तरीके से वो बेहतर प्रेजेंटेशन हो सकता है, क्या उसकी बेहतर परिभाषा हो सकती है, इन सारी चीज़ों पर हम गौर करते हैं। तो गति की यह सिस्टमेटिक परिभाषा है, कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है, तब समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। यानी समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। कोई पिंड अभी इधर है, 1 सेकंड बाद वो इधर पहुंच जाता है तो इसे क्या कहेंगे, इसमें क्या हुई है, गति हुई है, यानी पिंड की स्थिति चेंज हुई है। यानी समय के साथ उसकी स्थिति में जो परिवर्तन हो रहा है उसे हम गति नाम दे देते हैं। ओके, अब हम देखते हैं विराम। यानी किसी पिंड की 2 ही अवस्था होती है। अगर एक ये पिंड है, अभी ये विराम में, क्योंकि हमने इसको फोर्स नहीं लगाया है ना, और जब हम इसको फोर्स लगाते हैं तो ये कहीं ना कहीं मोशन में आके इधर से यहाँ पहुंच जाता, तो बोलते हैं गति में है। तो पिंड की 2 ही अवस्था होती है, या तो वो विराम में होगा या फिर वो गति में होगा। तो जब गति में होगा तो समय के साथ उसकी स्थिति में क्या होगा, चेंज होगा, और जब विराम में होगा तो समय के साथ उसकी स्थिति में क्या होगा, चेंज नहीं होगा। यानी कि जब कोई वस्तु किसी निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति नहीं बदलती है तो उसे विराम में कहा जाता है। मान लीजिए कि यहाँ आप खड़े हुए हैं, है ना, और ये पिंड है, और ये पिंड यहीं पर है, जब से आप इसको देख रहे हैं इसकी स्थिति में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि ये पिंड जो है, ये वस्तु है, ये बॉडी है, ये क्या है, विराम में है। क्या है, ये विराम में है। यानी आपके सापेक्ष जब कोई पिंड अपनी स्थिति नहीं बदल रहा है या किसी और बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति में कोई चेंज नहीं हो रहा है, उसकी लोकेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो हम बोल लेंगे कि वो पिंड, वो वस्तु कैसी है, विराम में हो। और यदि समय के साथ उसकी स्थिति बदल रही है तो हम उसको बोलेंगे कि वो पिंड या वस्तु कैसी है, गति में है। ओके, और हम गति के प्रकार भी देखेंगे। गति के प्रकारों में हम देखते हैं रेखीय गति होती है और सरल रेखीय गति होती है, वृत्तीय गति होती है, यानी कई सारी गतियां हमको देखने को मिलती हैं। तो पहले हम रेखीय गति के बारे में अध्ययन करेंगे। जब कोई वस्तु रेखा में, एक रेखा में सीधी सरल रेखा में गति करेगी। जब कोई गतिमान वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है और गति करती है
जब कोई गतिमान वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है और गति करती है तो हम बोलते हैं कि वस्तु कैसी गति कर रही है, रेखीय गति कर रही है। नहीं जैसे एक लाइन होती है ना, उसी सीधी रेखा में वो चल रही है, कोई जिगजैग उसका मोशन नहीं हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि वस्तु एक सरल रेखा में गति कर रही है। जैसे चलती हुई कार, पेड़ से गिरता हुआ फल, सीधा ही आएगा ना, इधर उधर तो घूम के तो नहीं आएगा, चलो पहले उधर घुमा दे दूसरी डाली पे फिर जमीन में आएंगे, ऐसा तो नहीं होता। यानी उसकी कैसी मोशन होती है, एकदम लाइन लीनियर, यानी कि लाइनर उसकी तो एकदम रेखीय गति होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे सरल रेखीय गति के बारे में कि सरल रेखीय गति क्या है। जब कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर एक ही दिशा में गति करती है, मान लीजिए एक पथ है और वस्तु एक ही दिशा में चली जा रही है, इधर उधर नहीं मुड़ रही है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सरल रेखीय गति बोलेंगे। जैसे कि पटरी पर रेलगाड़ी गति, रेलगाड़ी कहीं भी अपनी दिशा चेंज नहीं करती है, एक बार चल दी तो पटरी पर सीधी चल ही जाती है। स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड की गति, कोई पिंड जो स्वतंत्रता पूर्वक रूप से गिर रहा है तो उसकी गति भी कैसी होगी, सरल रेखीय गति होगी। ओके, हम देखते हैं वृत्तीय गति। वृत्तीय गति में क्या है, वृत्ताकार पथ पर गतिशील पिंड की गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे घड़ी की सुई, घड़ी आपने देखा होगा तो सुई जो रहती है इस तरीके से मोशन करती रहती है, तो वृत्ताकार पथ पर गतिशील पिंड की गति को हम क्या बोल देते हैं, वृत्तीय गति बोल देते हैं। वृत्ताकार पथ, वृत्तीय गति में हम देखते हैं कि वृत्ताकार पथ पर गतिशील पिंड की गति को हम क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे कि घड़ी की सुई की गति होती है, पृथ्वी की गति होती है और लट्टू गति होती है। घड़ी में हम देखते हैं उसकी सुई जो है रोटेशन करती रहती है, दक्षिणावर्त और वामावर्त, तो इसको बोलते हैं हम वृत्तीय गति। यानी जब कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर गतिशील होता है तो उसकी गति को हम वृत्तीय गति की संज्ञा देते हैं। जैसे पृथ्वी की गति है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है ना, अपनी धुरी के चारों ओर भी परिभ्रमण करती है। और लट्टू की गति, लट्टू जैसे आपने देखा होगा जो घुमाते हैं ना खेलने वाला, वो भी इस तरीके से वृत्तीय गति ही करता है। तो वृत्तीय गति में क्या होता है, कोई भी पिंड जो है वो वृत्ताकार पथ पर क्या होता है, गतिशील होता है। जैसे मैं घड़ी की सुई हो गई, पृथ्वी की गति हो गई, लट्टू की गति हो गई इत्यादि, है ना। अब हम विमा के आधार पर भी देख सकते हैं कि कई सारी गतियाँ होती हैं। हमने रेखीय गति को जाना, सरल रेखीय गति को जाना, वृत्तीय गति को जाना, अब हम दोलन गति को देख लेंगे पहले, फिर उसके बाद दिमाग के आधार पर देखेंगे। तो दोलन गति में क्या होता है, जब कोई पिंड अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर, मान लीजिए ये एक पिंड है, ठीक है, इधर ये लटका हुआ है पिंड, ये पिंड, ये इसकी माध्य स्थिति है, ठीक है। जब कोई पिंड अपनी माध्य स्थिति के इधर या फिर उधर गति करता है तो उसकी गति को क्या बोलते हैं हम, उसकी गति को बोलते हैं दोलन गति या कंपन गति। यानी जब कोई पिंड अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर गति करता है तो उसकी गति को हम क्या बोलते हैं, कंपन बोलते हैं। कि वो कंपन कर रहा है, इधर जा रहा है फिर इधर जा रहा है, इधर जा रहा है फिर इधर जा रहा है, तो इसको बोल रहे हैं। यानी इसकी माध्य स्थिति हो गई, एक मीडियम कंडीशन हो गई, उसके इधर उधर वो रोटेशनली क्रमिक रूप से गति कर रहा है, इसे हम कंपन या दोलन गति बोल देते हैं। जैसे हमारा झूला रहता है ना, झूला रहता है तो उसका सीक्वेंस ही रहता है, इधर भी जाता है इधर भी जाता है। सर लोलक आपने देखा होगा, पेंडुलम घड़ी वगैरह देखी, उनके लोलक है ना इस तरीके से गति करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं दोलन या कंपन गति। ठीक है, अब हम देखेंगे अनियमित गति। अनियमित गति में क्या होता है, यदि कोई वस्तु अपनी दिशा निरंतर बदल रही है, यानी कोई वस्तु गतिमान है और निरंतर अपनी दिशा चेंज कर रही, पहले इधर चली गई फिर उधर चली गई फिर चली गई फिर इधर आ गई फिर चली गई फिर चली गई, यानी उसकी कोई दिशा निश्चित नहीं है। यानी जब गतिमान वस्तु अपनी दिशा निरंतर बदलती रहती है तो उसे बोलते हैं हम अनियमित गति। जैसे फूलों पर मंडराते हुए तितलियों की गति, उनकी कोई दिशा तो नहीं होती, जहाँ मन हुआ ये फूल है यहाँ बैठेंगी फिर इधर बैठ जाएंगी फिर इधर बैठ जाएंगी, जहाँ से उनको रस लेना हो फूलों को वहाँ से लेंगी, उनकी कोई गति नहीं होती है। अब हम देखते हैं एक समान वृत्तीय गति, है ना। एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो हम उसे बोलते हैं एक समान वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर यानी वृत्ताकार पथ पर समान समय अंतराल में, यानी जितना उसको टाइम पीरियड दिया जाएगा 1 आवर 2 आवर, उसमें वो समान दूरी तय करेगी तो उसको हम बोलते हैं एक समान वृत्तीय गति। जितना समय दिया उसमें हर बार उतनी ही दूरी वो तय करती है। तो सूर्य के चारों पृथ्वी गति निश्चित है ना, समान समय अंतराल में वो सूर्य का क्या लगाती है, परिक्रमण करती है, हमेशा से यही चला रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आज पृथ्वी ने सूर्य के चारों ओर 24 घंटे में एक दिन का चक्कर लगाया,
और फिर दूसरे दिन 25 घंटे होगा, तीसरे दिन 26 घंटे। ऐसा तो नहीं है, इसका जो टाइम पीरियड है वो निश्चित है कि सूर्य के चारों इतने समय में ही पृथ्वी क्या है, एक चक्र अपना पूरा करेगी। तो इसे बोलते हैं हम एक समान वृत्तीय गति, यानी समान समय, यानी समय भी निश्चित है और उतनी दूरी भी निश्चित है, कोई उसमें चेंजेस नहीं होगा। अब हम एक समान गति को देखते हैं। जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करे, यानी कि 1 आवर में उसको इतनी दूरी तय करनी, तो वो 2 किलोमीटर ही जाएगा। 2 आवर में वो 4 किलोमीटर जाता है तो वो 4 किलोमीटर ही जाएगा। इसे बोलते हैं एक समान गति। समान समय अंतराल में जब समान दूरियां तय की जाती हैं तो हम उसे एक समान गति बोल देते हैं। इस स्थिति में क्या होता है, एक समान गति में जो दूरी समय ग्राफ होता है वो क्या होता है, सरल रेखा होता है। ये हमने समय देख लिया, एक्स अक्ष पर ले लिया हमने, ये हमने दूरी देख ली वाई अक्ष पर। तो इनका जो समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेंगी तो इनका जो एक ग्राफ जब खींचेंगे तो एक सरल रेखा हमको प्राप्त होगा। यानी इनका ग्राफ कैसा प्राप्त होगा, हमको सरल रेखा प्राप्त होगा, क्योंकि समान समय अंतराल में समान दूरियां तय कर रही हैं। अब हम असमान गति देखेंगे, है ना। असमान गति में क्या होता है, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे, यानी कि 1 आवर में पहले 4 घंटे कर रही थी, आज वो 3 घंटे करने लगी, परसों 6 घंटे करने लगी, तो ये क्या है, यानी कि समान समय है, समान समय एक जैसा है। हमेशा 1 आवर में ही हम काउंट कर रहे हैं, लेकिन उसकी दूरियां क्या हो रही हैं, अलग अलग हमको देखने को मिल रही है। तो इसे बोले हैं कि समान समय अंतराल में असमान गति हो रही है। यह त्वरित या मंदित भी हो सकती है। जब जो आगे की ओर जा रहा है तो उसकी गति ज़्यादा मिलेगी आपको, और पीछे की ओर यानी नेगेटिव डायरेक्शन में उसकी गति हो रही है तो हमको माइनस मिलेगी। यानी यह त्वरित और मंदित दोनों हो सकती है। यह असमान गति है ना। असमान गति में क्या होता है, जो हमारा वेग, समय और दूरी का जो ग्राफ होता है वो एक समान नहीं होता। या तो ऊपर की ओर त्वरित होगा, ये ऊपर की ओर जा रहा है, या फिर नीचे की ओर यानी घटता हुआ मंदित होगा, है ना, या फिर जिगजैग होगा यानी असमान होगा, यानी एक समान सरल रेखा नहीं होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, हमने विमाओं के आधार पर भी देख लेते हैं कि गति कितनी प्रकार की होती है। तो विमाओं के आधार पर 3 प्रकार की गतियाँ होती हैं, एक विमी, द्विविमी और त्रिविमी। विमाओं के आधार पर गतियाँ एक विमी, द्विविमी और त्रिविमी होती है। एक विमी गति में क्या होता है, कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है। जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो हम बोल देते हैं कि वो क्या है, एक विमी गति है। यानी अपने एक विमा का एक ऐसा रेखा होगा इस तरीके से, ये एक्स अक्ष है, ठीक है, ये वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है, जिसको भी जो नाम देना चाहें आप। तो ये जब वस्तु एक सरल रेखा में गति कर रही है, यानी उसका एक ही विमा क्रियाशील है, एक्स अक्ष वाली या वाई अक्ष वाली जो भी है, तो हम बोलते हैं कि वो एक विमी गति कर रही है। क्या बोलते हैं हम, कि वस्तु एक विमी गति कर रही है। जैसे प्रकाश की गति होती है, जब वो सरल रेखा में गति करती है तो हम क्या बोलते हैं सॉरी, यानी जब वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है, एक ही अक्ष पर एक ही विमा में क्रियाशील होती है, तो उसको हम एक विमी गति कहते हैं, जैसे प्रकाश की गति होती है। फिर हम बात करते हैं द्विविमी गति की। द्विविमी गति में क्या होता है, वस्तु 2 विमाओं में गति करती है, यानी कि ये एक्स हो गया, एक वाई तल हो गया, तो इस तल में गति करेगी वस्तु। यानी जब वस्तु एक समतल पर गति करती है तो हम उसे द्विविमी गति कहते हैं, यानी कि इसमें एक्स विमा भी है और वाई विमा भी शामिल है, यानी कि एक समतल में गति कर रही है वस्तु, तो उसको बोलेंगे हम क्या है, वस्तु कैसी गति कर रही है, द्विविमी गति कर रही है। जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति होती है, सूर्य के चारों ग्रहों की गति को हम क्या बोलते हैं, द्विविमी गति बोल देते हैं। अब बात आती है कि त्रिविमी गति क्या होती है। हमने क्या जाना, जब सरलरेखा में गति हो गई तो एक विमी हो गई, और जब एक तल में गति हो गई तो द्विविमी हो गई। अब त्रिविमी गति क्या होती है, जब वस्तु की स्थिति में परिवर्तन 3 दिशाओं में होता है, यानी एक्स दिशा, वाई दिशा और जेड दिशा, तो हम उसकी गति को त्रिविमी गति बोल देते हैं। यानी वस्तु की जो स्थिति है, यानी उसकी जो लोकेशन है वो क्या, 3 दिशाओं में चेंज हो रही है, तो उसको बोलेंगे हम त्रिविमी गति बोल लेते हैं ना। 3D डायमेंशन में उसका फोटो लिया, 3 डायमेंशन में, तो यही है त्रिविमी गति। यानी एक्स वाई जेड तीनों अक्षों को वो कहीं ना कहीं कवर किए हुए रहती है। यानी जब कोई वस्तु आकाश में गति कर रही है, और आकाश में जब वो गति कर रही है तो तीनों विमाओं के संपर्क में है कहीं ना कहीं, तो उसकी इस गति को हम त्रिविमी गति कहते हैं। जैसे पक्षियों का उड़ना, पतंग की गति, ये क्या है, त्रिविमी गति के उदाहरण है। आपको साइंस को अपने जीवन से रिलेटेड करना होगा, जब तक आप रिलेट नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा,
है ना। जब तक आप रेट नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगा। यानी एक बिंबी गति क्या हो रही थी, एक सीधी रेखा में गति हो रही थी जैसे प्रकाश की गति। द्विबिंबी गति क्या हो रही थी, एक समतल में गति हो रही थी जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। और त्रिबिंबी गति में क्या है, तीनों विमाओं में चेंज हो रहा था, यानी वस्तु की गति में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन तीन दिशाओं में हो रहा था। जैसे पतंग की गति, पक्षियों का आकाश में उड़ना, आकाश में किसी वस्तु की स्थिति। तो ये सब क्या है, 3 डायमेंशन है, त्रिविमी गति के उदाहरण है ना। समझ में आया आपको। अब हम देख लेते हैं वेग के बारे में। पहले दूरी को देखेंगे फिर वेग को देखेंगे। तो दूरी क्या होती है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए मार्ग की लंबाई। सीधा सा सिंपल सा पॉइंट है कि मार्ग की लंबाई क्या है, दूरी है। किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए मार्ग की लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। मार्ग की लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक मीटर होता है और यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि है, मात्रक मीटर है। जैसे कार द्वारा चली गई दूरी। आपको डेफिनेशन लिखने के लिए आती है तो हम पहले डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, किसी समय में तय की गई मार्ग की लंबाई, डेफिनेशन हो गई, ठीक है। सदैव धनात्मक, राशि अदिश, मात्रक मीटर, उदाहरण कार द्वारा चली गई दूरी। सारे पॉइंट कवर हो गए हैं। इससे बेस्ट आंसर कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। और हम विस्थापन को देखेंगे। किसी वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। मान लीजिए कोई वस्तु अभी यहाँ पर है, ये उसकी प्रारंभिक स्थिति है, फिर 2 घंटे बाद वस्तु यहाँ पर होती है, तो उसकी ये प्रारंभिक स्थिति हो गई, ये अंतिम स्थिति हो गई। यानी कि बीच की जो न्यूनतम दूरी क्या है, ये इसको बोलेंगे विस्थापन। यानी वस्तु का कितना विस्थापन हुआ, यानी एक जगह से वस्तु दूसरी जगह पर कितने किलोमीटर में पहुंची है, ठीक है। तो पहली स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच का जो न्यूनतम दूरी होती है, यानी कि इनका डिफरेंस होता है, उसको ही हम विस्थापन बोल देते हैं। विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है। ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको ऐसे ही लिखना है, डेफिनेशन लिखना है, फिर लिखना है कि सदिश है या अदिश है, ऐसा ही मात्रक लिखना है, मीटर। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य। दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है क्योंकि उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता। जब डायरेक्शन नहीं होगा तो वो किसी भी दिशा में जाएगी, पॉजिटिव ही होगी। लेकिन विस्थापन क्या होता है, एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है, इसके डायरेक्शन होता है, यह धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों हो सकता है। इसका मात्रक मीटर होता है। विस्थापन जो है हमेशा दूरी से छोटा होता है क्योंकि इसमें हमेशा एक सदिश राशि है, तो कभी कभी नेगेटिव भी हो जाता है, जबकि दूरी हमेशा पॉजिटिव रहती है, तो नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव से क्या होता है, छोटा होता है। इसलिए विस्थापन हमेशा दूरी से क्या होता है, छोटा होता है। तो फर्स्ट डेफिनेशन होगी इसकी कि वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की जो दूरी है उसे हम विस्थापन कहते हैं। मान इसका धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हमेशा होता है। राशि कैसी है, सदिश है, ऐसा ही मात्रक मीटर है और इसका मान हमेशा दूरी से क्या होता है, छोटा होता है। अब दूरी और विस्थापन में डिफरेंस देख लेते हैं कि अगर डिफरेंस लिखने के लिए आ जाए तो किस तरीके से हम उसको कवर करेंगे। तो इसमें 4 या 5 पॉइंट हम दे देंगे जिससे कि हमारा 5 मार्कर भी इसमें तैयार हो जाएगा। तो पहला क्या रहेगा, पहले हम यहाँ आधार बनाएंगे कि राशि कैसी है। तो ये दूरी अदिश राशि है और विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। तो पहला आधार हमारा क्या हो गया, राशि के आधार पर हो गया, इसमें दूरी अदिश राशि हो गई और विस्थापन सदिश राशि हो गई। अब परिमाण की बात करें तो दूरी केवल परिमाण को व्यक्त करती है। दूरी क्या है, केवल परिमाण को व्यक्त करती है, जबकि विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों को व्यक्त किया जाता है। विस्थापन में क्या किया जाता है, परिमाण और दिशा दोनों को व्यक्त किया जाता है। दूरी सदैव धनात्मक होती है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों हो सकता है ना। दूरी की परिभाषा क्या है, वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई। यानी दूरी जो है वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग पर निर्भर करती है, जबकि जो विस्थापन है वो तय किए गए मार्ग पर निर्भर नहीं करता है। तो शॉर्ट एंड स्वीट बढ़िया सा डिफरेंस हो गया अपना। आदेश सदिश केवल परिमाण को व्यक्त करती है, परिमाण दिशा दोनों को व्यक्त करता है। सदैव धनात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग पर निर्भर, वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग पर निर्भर नहीं, ठीक है। तो ये हो गया अपना डिफरेंस दूरी और विस्थापन में। अब देखते हैं हम चाल। चाल क्या है, तो चाल क्या है, किसी पिंड द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी। यानी इकाई समय में या 1 सेकेंड में, 1 आवर में कोई भी वस्तु कितनी दूरी तय करती है तो उसको चाल बोलते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। यानी इकाई समय में चली गई दूरी को हम क्या बोल देते हैं, चाल बोल देते हैं। यह कैसी राशि है, ये भी अदिश राशि है। ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकेंड है इसका।
चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। डेफिनेशन लिखेंगे, राशि बताएंगे, आदेश सदिश ऐसा ही मात्रक बताएंगे इसका, और इसका फॉर्मूला लिख देंगे, चाल इक्वल टू दूरी बटे समय। चाल के प्रकार हम देख लेते हैं। पहला देखते हैं हम एक समान चाल। अगर हम चाल की विमा भी निकालना चाहें तो भी निकाल के यहाँ दिखा सकते हैं कि m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर -1। पहला जो लेक्चर है जो हमने उसमें अच्छे से विमा निकालना आपको बताया है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। एक समान चाल क्या है? जब कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल यानी समान समय में समान दूरी तय करेगी तो हम बोलेंगे एक समान का मतलब यही होता है कि समान समय में समान दूरियां तय की जा रही हैं, तो हम उसको एक समान चाल बोल देते हैं, है ना। अब देखेंगे असमान चाल। तो जो असमान चाल है, यदि कोई जो गतिमान वस्तु है समान समय में भिन्न भिन्न यानी अलग अलग दूरी तय करती है तो उसको क्या बोलेंगे हम? असमान चाल बोल लेते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? असमान चाल बोल देते हैं। औसत चाल क्या होती है? किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई औसत दूरी, यानी टोटल जब हमने औसत निकाला होगा, मैथ में भी हम एवरेज निकालते हैं कि इन बच्चों के प्राप्तांक कितने हैं, तो एवरेज प्राप्तांक कितने होंगे, तो इसी तरीके से दूरी का भी औसत निकाला जा रहा है। टोटल कितनी दूरी है उसमें टोटल समय का हम क्या देते हैं? भाग दे देते हैं, तो हमको क्या है? औसत चाल प्राप्त हो जाती है। अब हम देखते हैं तात्क्षणिक चाल क्या होती है। किसी निश्चित क्षण पर, कोई क्षण है, समय का एक छोटा सा भाग है, उस पर वस्तु की चाल को हम क्या बोल देते हैं? समय t पर तात्क्षणिक चाल बोल देते हैं। किसी निश्चित क्षण पर वस्तु की चाल को हम क्या बोलते हैं? समय t पर तात्क्षणिक चाल बोल देते हैं। अब हम वेग को देखेंगे कि हमने तात्क्षणिक चाल का अगर हम फॉर्मूला भी लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें एक समय का बहुत ही सूक्ष्म पार्ट होता है, तो हम इसको क्या है? डेल्टा से इंडिकेट करते हैं। लिमिट होती है इसमें, डेल्टा t टेंस टू 0, यानी कहीं ना कहीं जो समय है 0 की ओर अक्सर हो रहा है, बहुत कम है। डेल्टा s अपॉन डेल्टा t इक्वल टू ds अपॉन dt, यानी कि समय बहुत कम है और दूरी में बहुत कम समय के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है उसे बोलते हैं हम तात्क्षणिक चाल। अब हम वेग को देखेंगे। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी या विस्थापन, क्योंकि वेग एक सदिश राशि है, तो हम एकांक समय में या तो इसको दूरी या विस्थापन बोल सकते हैं। तो एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को, चली गई दूरी को हम वेग कहते हैं। यह कैसी राशि है? सदिश है। ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकंड होता है और इसकी विमा चाल के ही समान होती है। m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1। इसे v से दर्शाते हैं और इसका फॉर्मूला होता है वेग इक्वल टू विस्थापन अपॉन समय। तो एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को हम बोलते हैं वेग। सदिश राशि है, मात्रक मीटर पर सेकेंड है और इसका विमा m0 l t -1 v से दर्शाते हैं इसको, और विस्थापन होता है समय, वेग होता है विस्थापन अपॉन समय। ठीक है। अब हम देखेंगे तात्क्षणिक वेग। तो जिस तरीके से हमने तात्क्षणिक चाल को समझा था कि किसी समय के किसी क्षण पर जो चाल होती है, वैसे ही किसी क्षण पर किसी वस्तु के वेग को हम तात्क्षणिक वेग बोल देते हैं। तो v इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 और डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, डेल्टा x यहाँ पर विस्थापन है तो dx अपॉन dt, ये हो गया आपका तात्क्षणिक वेग। यानी किसी क्षण विशेष पर वस्तु के वेग को क्या बोल देते हैं? हम तात्क्षणिक वेग बोल देते हैं। अब हम औसत वेग को देखेंगे। जैसे हमने औसत चाल को देखा था, यानी सभी जो दूरियां थी उनका एवरेज निकाल के एवरेज टाइम का हमने क्या दे दिया था? भाग दे दिया था, तो हमको क्या मिली थी? एवरेज चाल मिल गई थी। अब यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी देखेंगे। किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए कुल विस्थापन, जितना भी विस्थापन उसने तय किया उसको ऐड करो आप, और विस्थापन तय करने में जितना समय लगा उसका जो अनुपात होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? औसत वेग बोल देते हैं। किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए कुल विस्थापन तथा विस्थापन तय करने में लगे कुल समय को क्या बोलते हैं? औसत वेग बोलते हैं। तो v एवरेज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। अब हम देखेंगे कि एक समान वेग क्या होता है। यदि कोई गतिमान वस्तु एक समान मीन्स निश्चित दिशा में समान समय में, निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, निश्चित दिशा में समान समय में समान दूरी तय करती है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? एक समान वेग। जहाँ भी एक समान लिखा तो समझ लीजिएगा समान समय में समान दूरी तय की जा रही होगी और एक निश्चित दिशा में तय की जा रही होगी, इसको बोलते हैं हम एक समान वेग। अब हम असमान वेग देखते हैं। असमान वेग में क्या है?
यदि कोई गतिमान वस्तु निश्चित दिशा में समान समय अंतरालों में असमान दूरी तय करती है, यानी समान समय के साथ समान है लेकिन दूरियां कैसी हो गई हैं, डिफरेंट हो गई हैं, असमान हो गई हैं, भिन्न भिन्न हो गई हैं, तो उसको बोल लेंगे हम असमान वेग। यदि कोई गतिमान वस्तु निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में असमान दूरियां तय कर रही है तो उसको असमान वेग बोल देते हैं। अब हम सापेक्ष वेग को देखेंगे कि सापेक्ष वेग क्या होता है। जब दो वस्तुएं एक ही समय पर भिन्न भिन्न वेग से गतिमान होती हैं, जब दो वस्तुएं एक ही समय पर, एक वस्तु ये हो गई, जब दो वस्तुएं एक ही समय पर भिन्न भिन्न वेग से गतिमान होती हैं तो एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु के वेग को हम क्या कहते हैं, सापेक्ष वेग कहते हैं। यानी कि ये दो बॉडीज हैं, एक ही समय पर ये क्या है, गतिमान हो रही हैं, भिन्न भिन्न दिशा में भिन्न भिन्न वेग से गतिमान हो रही हैं। या तो एक ही दिशा हो सकती है या फिर भिन्न भिन्न भी हो सकती हैं, या इस दिशा में गतिमान होंगी या फिर इस दिशा में गतिमान होंगी। तो एक वस्तु के सापेक्ष जब हम दूसरी वस्तु के वेग को निकालेंगे, इसकी तुलना में हम कितने आगे निकल आए हैं, इसकी तुलना में हम कितने पीछे रह गए हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सापेक्ष वेग बोल देते हैं। एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु के वेग को हम क्या बोलेंगे, सापेक्ष वेग बोल देते हैं। अब निरपेक्ष वेग क्या होता है, यदि वस्तुओं में से एक वस्तु स्थिर है व दूसरी वस्तु गतिमान है तो दूसरी वस्तु का वेग निरपेक्ष वेग कहलाता है। यानी ये एक वस्तु ये स्थिर है, एक दूसरी वस्तु ये क्या है, गतिमान है ना। तो ये तो स्थिर है और ये क्या है, गतिमान है। तो इस वस्तु का जो वेग होगा इसके सापेक्ष फिर इसको नहीं नापा जाए क्योंकि ये तो कहीं कहीं विराम में है, स्थिर है, तो फिर इसके वेग को हम बोल लेंगे निरपेक्ष वेग। यानी जब दो वस्तुओं में दोनों गतिशील होती हैं तो एक के सापेक्ष दूसरे के वेग को हम सापेक्ष वेग बोल देते हैं, और जब दो वस्तुओं में एक वस्तु विराम में होती है तो फिर दूसरी वस्तु के वेग को हम क्या है, निरपेक्ष वेग बोल देते हैं। ओके, अब चाल और वेग में हम डिफरेंस देखेंगे कि चाल और वेग में क्या अंतर है। तो चाल और वेग में हम कई सारे पॉइंट में अंतर देख सकते हैं। पहला क्या है, परिभाषा देख लेंगे हम। तो परिभाषा में लिखेंगे किसी भी दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी चाल होती है, जबकि किसी निश्चित दिशा में एकांक समय में चली गई दूरी को हम वेग कहते हैं। अब राशि की बात करें तो राशि कैसी, चाल अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है। धनात्मक ऋणात्मक की बात करें, चाल हमेशा धनात्मक होती है और वेग धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। तो पहले हमने परिभाषा देखी कि किसी भी दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी क्या है, चाल है, और किसी निश्चित दिशा में एकांक समय में चली गई दूरी क्या है, वेग। चाल अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है। चाल हमेशा धनात्मक होती है जबकि वेग धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है। अब परिमाण और दिशा के आधार पर देखें तो चाल में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है क्योंकि अदिश राशि है, और वेग में परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। चाल को क्या है, हम तीर सरल रेखा द्वारा दर्शा देते हैं। मतलब सदिश राशियों के ऊपर हमेशा हमें तीर लगाना पड़ता है ना, दर्शाने के लिए सदिश है। तो चाल में तीर सरल रेखा नहीं लगाई जाती है, जबकि वेग में तीर सरल रेखा क्या है, लगाई जाती है इनको दर्शाने के लिए। इस तरीके से ये चाल हो गई, इस पर नहीं लगाएंगे, लेकिन वेग पर इस तरीके से क्या लगाते हैं, हम एरो लगाते हैं, तो इससे दर्शाते हैं कि वेग क्या है, एक सदिश राशि है। ठीक है, अगला देखते हैं हम, वेग के बाद आता है त्वरण हमारा। तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की जो दर होती है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, यानी कोई वस्तु समय के अनुसार उसके वेग में कितना चेंज हो रहा है। अभी 2 किलोमीटर पर आवर है तो उसके बाद 4 किलोमीटर पर आवर, फिर 6 किलोमीटर पर आवर, तो उसमें चेंजेज हो रहे हैं, किस दर से हो रहा है, यानी 1 आवर में कितना उसमें चेंज हो रहा है, तो उसको बोलेंगे हम त्वरण। एक समय के सापेक्ष उसके वेग में जो परिवर्तन हो रहा है उसे ही हम त्वरण बोल देते हैं। तो त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन अपॉन समय अंतराल। यह एक सदिश राशि है, जिस तरीके से वेग सदिश राशि है वैसे ही त्वरण क्या है, सदिश राशि है। त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, क्योंकि त्वरण इक्वल टू होता है v अपॉन टी, और v क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और सेकंड अपॉन टी, तो ये भी सेकंड टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या हो जाता है, त्वरण का मात्रक होता है। क्या होता है त्वरण का मात्रक, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बिमी सूत्र की बात करें तो m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर -2 विमा निकाला मैंने बहुत अच्छे से, जो कार्य वाला हमारा लेक्चर है उसमें बताया, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन की दर है, सदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशि है और मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। बिमी सूत्र m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -2 है। अब हम तात्क्षणिक त्वरण को देखेंगे कि तात्क्षणिक त्वरण क्या है।
तो तात्क्षणिक त्वरण जो है किसी क्षणपत वस्तु का त्वरण होता है। किसी दिए हुए क्षण पर किसी वस्तु के त्वरण को हम तात्क्षणिक त्वरण बोल देते हैं। ये इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डी बी अपॉन डी टी। यानी समय के किसी छोटे से क्षण पर जो त्वरण होता है उसे ही तात्क्षणिक त्वरण बोल देते हैं। अब हम असमान त्वरण को समझेंगे कि असमान त्वरण क्या होता है। असमान का मतलब है एक समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न वेग में परिवर्तन। जब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन समान समय पर भिन्न भिन्न होता है तो उसे हम असमान त्वरण बोल देते हैं। यानी वस्तु के वेग में परिवर्तन एक समान अंतरालों के लिए भिन्न भिन्न हो तो उसे हम असमान त्वरण बोल देते हैं। जबकि एक समान त्वरण क्या होता है, यदि वस्तु के वेग में समान समय अंतरालों में समान वेग परिवर्तन हो तो हम उसे एक समान त्वरण बोल देते हैं। वस्तु के वेग में समान समय अंतरालों में समान वेग परिवर्तन को हम क्या बोल देते हैं, एक समान त्वरण कहेंगे। अब इसी को हम धनात्मक और ऋणात्मक त्वरण के रूप में भी देख सकते हैं। जब वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ बढ़ रहा हो, जब वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ बढ़ रहा हो तो हम उसे धनात्मक त्वरण बोलते हैं। मान ली कोई वस्तु है और उसका वेग निरंतर बढ़ रहा है, पहले 2 किलोमीटर पर आवर था, फिर 4 किलोमीटर पर आवर हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया, तो इसमें क्या हो गया, इंक्रीज हो रहा है, ये इसमें वृद्धि हो रही है। तो इसको हम बोलेंगे क्या है कि ये धनात्मक त्वरण है। जैसे कार का आगे बढ़ना, यानी वस्तु के वेग में कैसा परिवर्तन हो रहा है, समय के साथ पॉजिटिव परिवर्तन हो रहा है, निरंतर वो बढ़ रहा है, तो हम इसको धनात्मक त्वरण बोलेंगे। अब हम ऋणात्मक त्वरण को देख लेते हैं। यदि वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ घट रहा है, यानी कि वस्तु के वेग का जो परिमाण है निरंतर घट रहा है, 1 किलोमीटर पर आवर पर 1 किलोमीटर पर आवर जो उसका 1 घंटे में होता है, फिर 2 घंटे में उसका और हाफ हो जाता है इसका, फिर और कम हो जाता है, यानी वस्तु निगेटिव दिशा में जा रही है, उसके वेग में कमी हो रही है, तो हम इसको ऋणात्मक त्वरण बोल लेते हैं। यानी वस्तु गति में वृद्धि होने के बजाय निरंतर उसके वेग में क्या हो रही है, कमी हो रही है, वेग में निरंतर परिवर्तन कम हो रहा है, तो हम उसे ऋणात्मक त्वरण बोल देते हैं। यदि वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ कैसा हो रहा है, कम हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, यानी घट रहा है, उसमें कमी आ रही है, तो हम इसको ऋणात्मक त्वरण बोल देते हैं, जिसे दूसरे शब्दों में हम मंदन भी बोल देते हैं। दूसरे शब्दों में क्या बोलेंगे, मंदन। जब वेग में समय के साथ वृद्धि होती है तो त्वरण बोल देते हैं, ठीक है, और जब कमी होती है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, मंदन बोल देते हैं। जैसे कार को पीछे की ओर ले जाना, हम निगेटिव दिशा में जा रहे हैं, वेग बढ़ने की तुलना में क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो हम उसको बोलेंगे क्या, ऋणात्मक त्वरण या मंदन, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि वस्तु में जड़त्व का जो गुण पाया जाता है तो उस जड़त्व का गुण क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो वस्तुओं में जड़त्व की जो प्रवृत्ति, यदि उन पर बहाव बल न लगाया जाए तो वे अपनी वर्तमान अवस्था में ही रहना चाहती है। यानी कि जड़त्व की प्रवृत्ति क्या है, यदि किसी वस्तु ये वस्तु है और आप इस पर कोई बाहरी फोर्स नहीं लगा रहे तो ये अपनी वर्तमान अवस्था में ही रहेगी। इसी को हम बोल लेते हैं जड़त्व। यानी बिना बल के प्रभाव में, यानी बिना बल के प्रभाव के वस्तु अपनी स्थिति चेंज नहीं करती है, अपनी स्थिति में रहती है, तो इसे ही हम क्या बोल देते हैं, जड़त्व का गुण बोल देते हैं। यानी वस्तुओं की वह प्रवृत्ति कि उन पर बहाव बल न लगाने पर वे अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करना चाहती हैं, उसी अवस्था में रहना चाहती हैं, तो हम उसे जड़त्व का गुण बोल देते हैं, ठीक है। अचर त्वरण के अंतर्गत रेखीय यानी एक सरल रेखीय गति के हमको समीकरण मिलते हैं, तो इन समीकरणों को हम देख लेते हैं। तो गति के समीकरण क्या होते हैं, तो गति के तीनों समीकरण आपसे पूछे जा सकते हैं कि गति के समीकरण लिखिए, तो आप इनको आराम से लिख सकते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहाँ पे v क्या है, अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, ए त्वरण है, t समय है, ठीक है। v u प्रारंभिक वेग, u अंतिम वेग, ए त्वरण, t समय, एक समीकरण हो गया। दूसरा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s यहाँ पर विस्थापन है, चाल है, s क्या है यहाँ पर, चाल है, और u प्रारंभिक वेग है, t समय है, और a त्वरण है, और यहाँ पर भी t समय है। फिर हम देखते हैं तीसरा समीकरण, b स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, s चाल है, और ये क्या है यहाँ पर
त्वरण है। ठीक है, तो जो गति के ये समीकरण है वो नियत त्वरण के लिए ही मान्य है। अगर ए का मान नियत रहेगा तो ये लागू है, वरना ये लागू नहीं रहेंगे। अब हम न्यूटन की गति के नियम देख लेते हैं। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, जिसमें पहला नियम हम देखेंगे। प्रथम नियम क्या कहता है? न्यूटन का प्रथम नियम ये कहता है कि यदि किसी वस्तु पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, कोई वाह बल ना लगाया जाए, तो उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। इसे ही हम क्या बोल देते हैं? जड़त्व का नियम भी बोल देते हैं। जैसे मोटर में अचानक ब्रेक लगाने पर सवार यात्री क्या होते हैं? आगे झुक जाते हैं। आप कभी भी बस या कार में बैठे होंगे, तो जब अचानक से ब्रेक लगती है तो क्या होता है? हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं। कंबल को डंडे से पीटने पर उसमें धूल जड़कर क्या होती है? नीचे गिरती है। यानी अपनी स्थिति में परिवर्तन की वस्तु क्या करती है? विरोध करती है। किसी वस्तु पर कोई बल नहीं लगाते हैं तो उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। इसे ही हम क्या बोल देते हैं? जड़त्व का नियम बोल देते हैं। ठीक है, तो न्यूटन का प्रथम नियम क्या है? जड़त्व के नियम को परिभाषित करता है। जैसे कि कोई कार चल नहीं रही है, अगर हम उसको चलाएंगे तो एकदम से पीछे गिर जाते हैं ना, और चलती हुई में अचानक से ब्रेक लगाएंगे तो हम आगे क्यों झुक जाते हैं। तो यही क्या है? यही जड़त्व के क्या है? उदाहरण है। यही जड़त्व के क्या है? उदाहरण है। तो न्यूटन का प्रथम नियम क्या है? कि यदि वस्तु पर बल न लगे तो उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। इससे हम जड़त्व का नियम भी बोल देते हैं। तो जड़त्व को हमने कैसे परिभाषित किया था? कि वस्तुओं की वह प्रवृत्ति यदि उन पर बल न लगाया जाए तो वे अपनी वर्तमान अवस्था में ही रहना चाहती हैं। इसे ही हम क्या बोल देते हैं? जड़त्व का गुण बोल देते हैं। अब गति के द्वितीय नियम को देखेंगे। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है, तथा संवेग जो परिवर्तन होता है वो वस्तु पर आरोपित बल की दिशा में ही होता है। यानी संवेग यानी कि P। संवेग यानी कि P। संवेग क्या होता है? संवेग होता है आपका द्रव्यमान इंटू वेग, है ना। अब संवेग में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन तो समय के सापेक्ष ही होगा, तो B/T को क्या लिख देते हैं? हम A लिख देते हैं। संवेग इक्वल टू होता है द्रव्यमान इंटू वेग, लेकिन संवेग में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, तो समय t के सापेक्ष परिवर्तन होगा, तो B/T को हम A लिख देंगे। तो F बराबर क्या हो जाता है? ma हो जाता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। आई बात समझ में? तो गति का पहला नियम जड़त्व की परिभाषा देता है, जबकि गति का जो दूसरा नियम है वो बल को परिभाषित करता है। गति का दूसरा नियम क्या करता है? बल को परिभाषित करता है। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित बल की क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है, और संवेग परिवर्तन वस्तु पर आरोपित बल की दिशा में होता है। जहाँ F बराबर ma, F बल है, m द्रव्यमान है, ये क्या है? त्वरण है। गति के तीसरे नियम को हम देखेंगे। गति का तीसरा नियम ये कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। जैसे बंदूक से गोली चलाते समय जब कांधे पर रखकर बंदूक चलाते हैं तो पीछे की ओर हमारे कांधे पे क्या लगता है? एक धक्का लगता है। जब बंदूक को आगे की ओर फोर्स हम दे रहे होते हैं तो पीछे की ओर उतना ही फोर्स हमारे कंधे पर लगाती है। इसे ही बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। रॉकेट के ऊपर की ओर बढ़ना है, रॉकेट में जो भी फ्यूल भरा होता है, गैस होती है, तो वो जलती है, तो इसको आगे की ओर धक्का लगता है, तो पीछे की ओर क्या होता है? धुआं, वो गैसें निकलती हैं, तो थ्रस्ट लगता है, तभी ये आगे की ओर बढ़ती है। यानी एक क्रिया होगी तो इसकी प्रतिक्रिया जरूर होगी। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया का नियम ही क्या है? गति का तीसरा नियम है। प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। कई सारे एग्जाम्पल हमारी लाइफ में हमें देखने को मिलते हैं, चाहे हम कुएं से बाल्टी खींच रहे हो, पानी खींच रहे हो, या फिर बंदूक से गोली चला रहे हो, या फिर रॉकेट के ऊपर की ओर बढ़ना हो। ये सारे एग्जाम्पल क्या है? रॉकेट हो गया, बंदूक से गोली हो गई,
कुएं से पानी की बाल्टी खींचना हो गया। क्रिया प्रतिक्रिया का ही नियम है। ये गति के तृतीय नियम के उदाहरण है, जो कि कहता है कि प्रतिक्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया मात्रा में तो आपको बराबर लगेगी, परंतु कैसी होगी, विपरीत दिशा में। जितना थ्रस्ट, जितना फोर्स आप आगे की ओर लगा रहे होंगे, उतना ही आपको पीछे की ओर रिटर्न में देखने को मिलेगा। चाहे पानी में नाव की गति हो, है ना, पानी में नाव की गति हो, कुएं से पानी खींचना हो, अन्य कई सारे एग्जाम्पल जो हमारे दैनिक जीवन में हमको देखने को मिलते हैं, सब क्रिया प्रतिक्रिया के उदाहरण। जितना फोर्स हम आगे उस पर लगा रहे होते हैं, उतना ही पीछे की ओर हमको कहीं ना कहीं मिलता है। बस दिशा चेंज हो जाती है, परिमाण उसका उतना ही रहता है। तो न्यूटन के नियम में हमने क्या जाना, पहला नियम बोल रहा था कि यदि किसी वस्तु पर, पहले नियम में क्या बोला जा रहा था कि यदि किसी वस्तु पर कोई वाहबल न लगाया जाए तो उसकी स्थिति में क्या होता है, परिवर्तन नहीं होता है। इसे हम जड़त्व का नियम बोल देते हैं। जैसे कि मोटर कार जब अचानक चलती तो हम पीछे को झुकते हैं, या चलती हुई में अचानक ब्रेक लगाते तो हम आगे को झुक जाते हैं, या फिर कंबल को डंडे से जब पीटते तो उसमें धूल जड़कर नीचे को गिर जाती है। ये सारे क्या है, जड़त्व के ही एग्जाम्पल हैं। अगर हम न्यूटन के दूसरे नियम की बात करें तो वो कहता है कि प्रत्येक क्रिया, किसी वस्तु में के संवेग परिवर्तन की जो दर होती है वो आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। द्वितीय नियम ये बोलता है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित बल के अनुपाती होती है। न्यूटन का जो द्वितीय नियम है गति का, वो क्या करता है, बल को परिभाषित करता है, जबकि पहला नियम जड़त्व को परिभाषित करता है। पहला नियम क्या है, जड़त्व से रिलेटेड है, दूसरा नियम बल को परिभाषित करता है। अगर हम तीसरे नियम की बात करें तो तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। जो प्रतिक्रिया होगी मात्रा में कैसी होगी, बराबर होगी, लेकिन डायरेक्शन उसकी क्या होगी, विपरीत होगी। डायरेक्शन क्या होगी उसकी, विपरीत होगी। उसकी विपरीत डायरेक्शन होती है हमेशा। जैसे हम चाहे बंदूक से गोली चला रहे हो, पानी में नाव चल रही हो, रॉकेट ऊपर की उड़ रही हो, या अन्य कई सारे एग्जाम्पल हो जो हमारे एक्सेट्रा डेली लाइफ में देखने को हमको मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या है, न्यूटन के नियम है। तो हमने क्या जाना, न्यूटन के नियम जाने, हमने गतियों को जाना, वेग को जाना, त्वरण को जाना। हमने ये भी जाना कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है। हमने ये भी जाना कि गतियाँ कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, वेग कौन कौन से होते हैं, त्वरण कौन कौन से होते हैं। तो हमने शुरुआत से लेकर अभी पूरा क्या क्या लेक्चर में देखा, हम देखते हैं। हमने देखा कि यांत्रिकी क्या है, गति क्या है, विराम क्या है, गति के प्रकार भी हमने देखे। अब यहाँ हम रेखीय वेग और कोणीय वेग में थोड़ा सा डिफरेंस देख सकते हैं। शायद 3 मार्कर में आ जाए तो आपको लिखने में क्या होगी, आसानी होगी। तो रेखीय वेग को हम कैसे परिभाषित करेंगे, रेखीय गति में जो विस्थापन की दर है, रेखीय गति में विस्थापन की दर को हम रेखीय वेग कहते हैं, जबकि वृत्तीय गति में जो कोणीय विस्थापन की दर होती है उसको हम कोणीय वेग बोल देते हैं। तो रेखीय गति में विस्थापन की दर रेखीय वेग, वृत्तीय गति में कोणीय विस्थापन की दर कोणीय वेग। अब दूसरा मात्रक की बात करें तो रेखीय वेग मीटर पर सेकेंड होता है, जबकि कोणीय वेग रेडियन पर सेकेंड होता है। ठीक है, रेखीय वेग को v से दर्शाते हैं, कोणीय वेग को हम ओमेगा से दर्शाते हैं। तो तीनों क्या होगा, इसके डिफरेंस होगा। 3 मार्कर में आप इसको आराम से लिख सकते हैं। और हमने क्या देखा, रेखीय गति देखी, हमने सरल रेखीय गति देखी, हमने वृत्तीय गति को जाना, फिर हमने विमा के आधार पर गति को जाना, एक विमी, द्विविमी, त्रिविमी, दोलन, अनियमित, एक समान गति, वृत्तीय गति, असमान गति। हमने कई सारी गतियों को देखा। दूरी देखी हमने, विस्थापन के बारे में हमने अध्ययन किया। दूरी और विस्थापन में हमने डिफरेंस देखा कि 5 मार्कर में आ जाए तो भी हम लिख सकते हैं, 3 मार्कर में आ जाए तब भी हम लिख सकते हैं। हमने चाल को भी जाना, एक समान चाल के बारे में जाना हमने, असमान चाल, औसत चाल, तात्क्षणिक चाल क्या होती है, वेग क्या होता है, तात्क्षणिक वेग क्या होता है, औसत वेग के बारे में हमने जाना। हमने पूरे जो एक समान वेग है, असमान वेग है, सबका हमने अध्ययन किया बारी बारी से। हमने ये भी जाना कि जब 2 वस्तुएं साथ साथ गति कर रही होती हैं, या एक वस्तु विराम में होती है, एक गति कर रही होती है, तो उनके वेग कैसे होते हैं, सापेक्ष होते हैं या फिर निरपेक्ष होते हैं। हमने चाल और वेग में डिफरेंस भी देखा। हमने ये देखा कि अगर 3 मार्कर में आ रहा है तो हम किस तरीके से डिफरेंस लिख सकते हैं। तो हमको 3 पॉइंट में अपनी बात कवर करनी है, और 5 मार्कर में आता है तो हम आराम से 50 शब्दों में 5-6 पॉइंट लिख के आराम से कवर कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस आपके माने रखते हैं, उनके आने के चांस ज़्यादा रहते हैं पेपर में, 5 मार्कर में, 3 मार्कर में। ठीक है, फिर हमने त्वरण के बारे में भी जाना कि कैसी राशि है, क्या विभव होती है, क्या इसका मात्रक है, तात्क्षणिक त्वरण क्या होता है,
असमान त्वरण क्या होता है, एक समान त्वरण क्या होता है, धनात्मक ऋणात्मक त्वरण क्या होता है। जब धनात्मक यानी पॉजिटिव रूप से जब वेग बढ़ रहा होता है तो उसको त्वरण बोल देते हैं, और जब वेग में कमी हो रही होती है, नेगेटिव हो रहा होता है, तो हम उसको मंदन बोल देते हैं। फिर हमने जड़त्व के बारे में जाना, हमने गति के एक सरलरेखी गति के समीकरण देखे। हमने क्या देखे, सरलरेखी गति के समीकरण देखे। हमने न्यूटन के नियम के बारे में जाना कि पहला नियम जड़त्व को परिभाषित करता है, दूसरा नियम बल को परिभाषित करता है, तीसरा नियम तो क्या है, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है। इस तरीके से हमने गति, वेग, त्वरण से रिलेटेड संपूर्ण बिंदुओं को टू द पॉइंट नोट्स के फॉर्मेट में इसमें कवर किया है, तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। दोस्तों, आप फीडबैक जरूर दिया करें, क्योंकि आप सारे दिन व्हाट्सएप और सोशल मीडिया की यूनिवर्सिटी में एक्टिव रहते हो, वहाँ आपको टाइप करते हुए कोई टाइम वेस्ट नहीं होता, चैटिंग, तो यह आपको फीडबैक देते हुए 1 सेकंड में कितना समय लग जाएगा। सकारात्मक चीज़ों को हम करने में कितना समय लेते हैं, कितना सोचते हैं, जबकि आपसे सोशल मीडिया पे इन्वॉल्व रहने के लिए बोल लिए तो आप सारा दिन गंवा देते हो। लेकिन एक पॉजिटिव यानी एक सकारात्मक कार्य करने में आपको इतना सोचना पड़ रहा है, आप कमेंट में उसको फीडबैक देने में इतना शर्मा रहे हैं, तो हमें आपके फीडबैक का बेसब्री से इंतज़ार है, तो ज़रूर दीजिएगा। क्योंकि हम चीज़ें आपके लिए लेकर आते हैं, जब तक हमको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो हमें कैसे पता चलेगा आपको चीज़ें कहाँ तक पसंद है और क्या और आपकी डिमांड है। तो प्लीज़ फीडबैक देना ना भूलें। व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, यूनिवर्सिटी से थोड़ा बाहर आएँ, रियल लाइफ में जिएँ, अपने लाइफ को चेंज करें कि कहाँ आपका भविष्य, आपको क्या करना है। क्योंकि जोक्स वाली वीडियो मैं भी बना सकती हूँ, ताकि आप उसमें सारे दिन इन्वॉल्व रहें। वहाँ आप भर-भर के कमेंट भी देखते हैं, भर-भर के लाइक मिलेंगे आपको, इतने लाइक, इतने शेयर, इतना सब्सक्राइब, इतना कमेंट मिलेगा कि किसी स्टडी वाले मटेरियल पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इससे हम क्या कहेंगे, हम आप ही से पूछिए, अपने अंतर्मन से पूछिए कि कहाँ जा रहा है आपका भविष्य, और फिर आप बाकी समझदार हैं, है ना। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन को बेहतर सकारात्मक दिशा में लेकर चलें। गुड लक, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।